आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। आपको पता है कि 0 to हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद उसी चैप्टर का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये भाग 2 है। भाग 1 अब अभी तक आपने नहीं देखा है, इसका ये चैप्टर 1 का भाग 1 अब नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की प्रवृत्तियाँ पढ़ रहे थे कि आखिर अध्ययन कैसे कैसे हुआ। अंग्रेज हमारे देश में एंट्री कर चुके थे। अंग्रेज हमारे देश में एंट्री कर चुके थे और उनको परमिशन मिल गई थी किस चीज़ की? 16 बोल रहे हैं ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब ये? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उनको इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय? इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय? एलिजाबेथ प्रथम। उनके द्वारा ये मिल गया था अनुमति कि आप जाइए और व्यापार कीजिए। किधर? पूर्व की तरफ। पूर्व मतलब भारत में जाइए। अंग्रेजों को परमिशन मिल गया था वहाँ के जो महारानी थी कि आप जाइए पूर्व में व्यापार कीजिए भारत की तरफ। और ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना यहाँ पर हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं? पिछला वाला भाग में बताया, इसमें बताते हैं ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया मतलब भारत और कंपनी मतलब वो समूह में आते थे, यानी पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए जब समूह में अंग्रेज आए उसी का नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, ये भारत पर तो आपको पता है कि भारत में पैर पसारना शुरू कर दिए थे। कब? 1757 से। 1757 से ये शासन करना ये बंगाल से शुरू किए थे। बंगाल से ये शासन करना शुरू किया था और धीरे धीरे पूरे भारत में पैर पसारने लगे थे। ये शासन 2 तरीका से करते थे। 2 तरीका से, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है, हम बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहे हैं तो मतलब बोर्ड को हम प्रत्यक्ष अभी धक्का दे रहे हैं। अब इसके सहारे हम ढकेलेंगे बोर्ड को तो क्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष, मतलब किसी का सहारा लेकर ढकेल रहे हैं। हम सामने नहीं जा रहे हैं इसके कि हम ढकेल रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि तुमको मारकर ढकेल रहा है। बोर्ड से क्या कहेंगे? तुमको मारकर ढकेल रहा है। अप्रत्यक्ष होंगे तो, नहीं तो प्रत्यक्ष तो पता ही है, ढकेल रहा है मतलब प्रत्यक्ष, सामने हम कहेंगे बोर्ड को कि देखो प्रत्यक्ष तुमको ढकेल रहे हैं। यही अप्रत्यक्ष होगा तो हम किसी और के सहारा से क्या करेंगे? उसको ढकेलेंगे। किसको? बोर्ड को। यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा शासन करना, अप्रत्यक्ष किसी और के मदद से शासन करना। तो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष तो बहुत कम ही शासन करते थे। अप्रत्यक्ष क्या करते थे? किसी भी क्षेत्र को, आपको पता है उस समय भारत बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, लगभग 500 से अधिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे। तो ये क्या करते थे अंग्रेज 1757 के बाद से कि उन राजाओं पर आक्रमण करते थे। राजा पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे और राजा पर आक्रमण करके और क्या करते थे? अपने अधीन उस राजा को कर लेते थे। उस राजा को उसके पद से नहीं हटाते थे। कहते थे कि हमको तुम टैक्स दो, अपनी बातें कुछ शर्तें अपने रखते थे कि टैक्स हमें चाहिए, तुम्हारा सैनिक मदद चाहिए और जो भी हम कहेंगे नियम कानून अपने राज्य में लागू करना चाहिए। ये 3-4 को बातें उनके मुख्य बातें उनके सामने रखकर उन्हीं को कहते थे कि तुम ही राजा रहो, लेकिन टैक्स हमें दो, अपना सैनिक मदद दे दो, और लेकिन सैनिक का खर्चा तुम चलाओगे, जितने भी नियम कानून हम बनवाएंगे वो करो, और हमको व्यापारिक छूट दो, जितना भी व्यापार करना चाहते हैं सब छूट हम ही को दे दो। ये करके भारत के लगभग अधिकतर हिस्सों पर क्या कौन कब्जा कर लिया? अंग्रेज। लेकिन अब क्या हुआ समस्या इनके सामने? एगो समस्या था कि भारत के बारे में बहुत कम ही जानकारी थी इन लोगों को। ये तो व्यापार करने आए थे, ये तो आए नहीं थे व्यापार करने के लिए, ये शासन करने के लिए आए नहीं थे, और आकर यहाँ पर शासन करने लगे, हीरो बनने लगे। तो हीरो बनने से काम नहीं ना चलेगा, जानकारी भी होना चाहिए ना। भौगोलिक स्थिति जानकारी होना चाहिए, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये कुछ जानकारी नहीं था इन लोगों को। तो पहला कारण ये था कि भारत के इतिहास इनको ढूंढना शुरू करना था। दूसरा कारण ये था कि अब क्या था कि शासन प्रशासन सब चीज की जिम्मेवारी इनके पास आ गई थी और न्याय करने की जिम्मेवारी भी इनके पास आ गई थी। मान लीजिए 2 पक्ष लड़ गए और लड़ने के बाद न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में तो कौन बैठा था? ये अपने अधिकारी, अपने द्वारा नियुक्त किए गए जज बैठाते थे। तो बताइए 2 पक्ष लड़ कर गए हैं, समझ लीजिए, आपको उदाहरण समझाते हैं। ये पहला पक्ष हुआ
ये दूसरा पक्ष हुआ। मान लीजिए इन दोनों में जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद, दो गो भाई है ए और बी, दोनों जमीन के विवाद के आपस में लड़ाई करके कहाँ पर पहुंचे, कोर्ट में, और कहे कि ये बी वाला बोल रहा है कि हमको अधिकार नहीं दे रहा, ए वाला बोल रहा है कि नहीं इसका अधिकार नहीं होता है, सिर्फ बड़ा लड़का का अधिकार होता है। हमारे धर्म में मान लीजिए कोई सा भी धर्म मानता हो और कहेगा कि नहीं हमारे धर्म में सिर्फ बड़े बेटे का अधिकार होता है धन पर, ये जो जितने भी संपत्ति है छोटा का अधिकार नहीं होता, ये कह रहा है कि नहीं हमको बराबर का अधिकार चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। हो गया ना ये पर दिक्कत। तो अंग्रेज बताइए किस आधार पर फैसला करेंगे, किस आधार पर? अपने मन से नहीं नहीं दोनों को बराबर दे दो, नहीं, देखिए वो इस आधार पर फैसला करेंगे। और अंग्रेज बीच में नहीं पढ़ना चाहते थे इसके, अंग्रेज इस आधार पर फैसला करते थे कि ये जिस धर्म को मानते हैं ना उस धर्म के किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए या किसी एक को मिलना चाहिए। अगर धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि हाँ बराबर मिलना चाहिए तो बराबर मिलेगा, नहीं तो एगो को सिर्फ मिलना चाहिए तो एगो को सिर्फ मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे देखे कि कुछ खराब भी है इस समाज में, कुछ खराब चीज़ें भी उनको भी मिटाने की कोशिश की, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब पर रोक लगा दिए। कौन रोक लगा दिए? अंग्रेजों ने। लेकिन छोड़िए वो काम को छोड़ते हैं, तो इनको अब और भारत के इतिहास के बारे में, भारत के रीति रिवाज के बारे में, कोई भी नियम बनाना हो तो किसी रीति रिवाज के खिलाफ ना हो जाए, तो ये सब जानने के लिए उनके रीति रिवाज, भारतीयों को रहन सहन खान पान, यहीं पर अब रहना है तो सब जानना पड़ेगा ना। जहाँ पर आप मान लीजिए कहीं पर आप रहने जा रहे हैं तो उनके रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल की भाषा, क्या करते हैं कैसे, उनके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए, भारत के इतिहास जानने की इनकी जरूरत पड़ी। अब जब भारत के इतिहास जानने का, अभी तक ये बता रहे थे कि आखिर ये भारत के इतिहास जानना क्यों चाहते थे, ये जो अंग्रेज थे वो भारत के इतिहास क्यों जानना चाहते थे, यही सब कारण था कि कोई भी लड़ जाता था, न्यायालय में पहुंच जाता था, अब पता नहीं चलता था कि फैसला किस आधार पर किया जाए। तो फैसला करने के लिए कोई तो डाटा होना चाहिए उनके पास, ना कि ऐसे जो मर्जी वो फैसला कर दे, नहीं। तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत का इतिहास अब ढूंढना शुरू किया। अब इतिहास ढूंढना शुरू किया, कैसे ढूंढना शुरू किया इतिहास? सबसे पहले यहाँ के ग्रंथ देखे, कौन कौन से भारतीय समाज के ग्रंथ है जो पहले से चले आ रहे हैं और भारत के समाज के बारे में फैसला होता आ रहा है, कौन कौन से ग्रंथ से। तो उनको एक ग्रंथ मिला, कौन सा ग्रंथ मिला? उनको एक ग्रंथ मिला, इनसे पहले जो मुगलों का भी शासन था ना, वो लोग भी ऐसे ही करते थे कि देखते थे कि जो मान लीजिए जो जिस धर्म से है ना उस धर्म की किताब में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार वो फैसला कर देते थे। तो यहाँ पर इनको एक मिला मनु स्मृति, इसको मनु स्मृति भी कहते हैं, मनु स्मृति। इनकी रचना माना जाता है मनु द्वारा किया गया था, मनु स्मृति। अब ये क्या था, ये प्राचीन भारत के समाज के बारे में, भारतीय समाज के बारे में इनमें विस्तृत वर्णन था, प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, प्राचीन भारतीय समाज के बारे में एकदम विस्तृत वर्णन था, प्राचीन भारतीय समाज के बारे में विस्तृत वर्णन था। और इसमें लिखा हुआ था कि कौन से गलती करने पर कौन सी सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किसको कहाँ पर अधिकार मिले, क्या मिले, ये सब कुछ मनु स्मृति में था। तो ये विलियम जोन्स को ये कार्य मिला कि आप उनके जो ग्रंथ है, देखिए कौन से ग्रंथ है जो हम लोगों को काम आ सकता है। तो विलियम जोन्स को लगा मनु स्मृति, ये भारतीय समाज का किताब है जो कि भारतीय समाज के बारे में लिखा। तो विलियम जोन्स ने, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने, अब देखिए ये तो उनके भाषा में अंग्रेजी में लिखा नहीं हुआ था कि अंग्रेजी में ये लोग पढ़ ले। तो विलियम जोन्स ने इस मनु स्मृति को अंग्ला भाषा, कौन सा भाषा? अंग्ला, यानी कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया। अंग्ला भाषा में क्या किया? अनुवाद करवाया। तभी ना समझ में आएगा मनु स्मृति में क्या क्या लिखा हुआ है। उन लोगों को तो अंग्रेजी के सिवा कुछ और ज्यादा कुछ आता नहीं था। एक दो विद्वान थे जिनको फारसी और सी आता था, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ उन लोगों को आता नहीं था। तो अंग्ला भाषा में इन अनुवाद किसने करवाया? मनु स्मृति का अनुवाद, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मनु स्मृति का अनुवाद विलियम जोन्स ने अंग्ला भाषा में करवाया। मनु स्मृति क्या है? भारतीय समाज की किताब है जिसमें भारतीय समाज के नियम विधान ये सब लिखे हुए हैं। चलिए, अब ये 1774 में, ध्यान रखिएगा कब हुआ? 1774 में इसका अनुवाद करवाया गया। तो इसका ये विलियम जोन्स ने जब अंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया, इसका जब अध्ययन किया मनु स्मृति का, बहुत चीज नया बारे में जानने के लिए मिला। मनु स्मृति को अब समझाने की कोशिश करने लगे विलियम जोन्स अंग्रेजों को, लेकिन उनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। इसी कड़ी में विलियम जोन्स को जज बना दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, यानी कि इनको जज नियुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिए, कलकत्ता, क्योंकि मुख्य रूप से समझना जजे को था ना, जज को मुख्य रूप से समझना था कि आखिर मनु स्मृति में क्या लिखा, फैसला जजे को न करना था।
तो मुख्य रूप से जज को तो इन्हीं को आ गया, आप ही जज बन जाइए। जब आपको समझ में आ गया मानव स्मृति तो जज बन जाइए आप ही। इन्हीं को क्या बना दिया गया, जज बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। तब इन्होंने क्या किया, कहा कि और भी सुधार करने हैं और मानव स्मृति के अलावा और भी जितने भी भारतीय ग्रंथ है उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो भारतीयों के बारे में और ज़्यादा हमको जानकारी मिलेगी। तब इन्होंने क्या किया, 1784 में एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी किसका स्थापना करवाया इन्होंने, एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करवाया। अब इसका उद्देश्य क्या था, जिसका स्थापना ये संस्था करवाया था, इनका उद्देश्य यही था, ये स्थापना के पीछे ये क्या करता था, ये संस्था क्या करता था कि जितने भी ये ग्रंथ है ना संस्कृत में, संस्कृत पाली फारसी, संस्कृत पाली और फारसी भाषा के जितने भी ग्रंथ थे, इन ग्रंथों को आंग्ला भाषा में अनुवाद किया जाए। किस भाषा में, आंग्ला। यानी कि इन भाषा के जितने भी ग्रंथ थे ना, संस्कृत के हो गए, पाली भाषा के हो गए, फारसी भाषा के हो गए, इस सभी भाषाओं के जो ग्रंथ है वो किस में अनुवाद किया जाए, आंग्ला भाषा में, ताकि अंग्रेजी में समझ में आए अंग्रेजों को। अब देखिए अधिकतर जो प्राचीन आप ग्रंथ देखिएगा ना, संस्कृत में रहेंगे, पाली में रहेंगे या प्राकृत भाषा में रहेंगे। किस भाषा में, पाली और प्राकृत भाषा में भी रहेंगे। अब देखिए अधिकतर जो आप बौद्ध ग्रंथ देखेंगे ना तो वो सब पाली भाषा में है। अधिकतर जो हिंदू धर्म के ग्रंथ देखेंगे वो किस भाषा में है, संस्कृत में भी है, संस्कृत में ही है। वेद, ये सब वेद किस भाषा में है, ये सब संस्कृत में ही है, ध्यान रखिएगा। ये सब संस्कृत भाषा में है, फिर पाली भाषा में और भी बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में ग्रंथ, इन्होंने आंग्ला भाषा में अनुवाद करवाना शुरू किया और अपने काम में जुट गए और भी अलग अलग भारतीय जो भी ग्रंथ है उनको अनुवाद करवाना शुरू किया। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भारतीय ग्रंथ, सिर्फ भारतीय के ग्रंथ पढ़ने से या समझने से कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकता है लेकिन एक विस्तृत उनका रहन सहन के बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तब देखिए क्या हुआ, अब आ रहे हैं किसके बारे में, ये तो विलियम जोन्स के बारे में पढ़ लिए, अब जेम्स प्रिंसेस के बारे में थोड़ा सा समझते। जेम्स प्रिंसेस अब क्या किए, जेम्स प्रिंसेस क्या किए, अब ये जैसे अपना ग्रंथ अनुवाद करवाते थे, अब जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया, जो शिलालेख और अभिलेख मिलते थे, शिलालेख अभिलेख समझते हैं क्या होता है, शिलालेख अभिलेख अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, आगे अगले भाग में अच्छा से पढ़ना है, स्रोत में शिलालेख अभिलेख के बारे में बताएंगे। ऐसे नॉर्मली आपको बताते, देखिए अभिलेख का मतलब क्या होता है, किसी भी पत्थर के या तो पत्थर पर, कोई पत्थर पर या किसी भी ताम्र पर, यानी तांबा के किसी भी मतलब देखिए ऐसे किसी भी पत्थर पर या तांबा के गुटका पर या किसी और पर, मान लीजिए किसी भी और चीज पर, किसी भी और मतलब किसी भी चीज पर, किसी भी और धातु पर कोई भी बातें जो प्राचीन समय की लिखी हुई होती है उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब यही होता है कि या तो पत्थरों पर लिखा गया होगा या तांबे पर लिखा गया होगा, उसको क्या कहा जाएगा, अभिलेख कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभिलेख का मतलब क्या होता है, पत्थर या तांबा पर जो भी लिखा गया होगा या किसी भी और चीज पर लिखा गया होगा, प्राचीन समय के लोग जिस पर लिखे होंगे उसको क्या कहते हैं, अभिलेख। अभिलेख 3 तरह के होते हैं, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख क्या होता है, शिलालेख, अब देखिए शिलालेख समझिए, शिला मतलब पत्थरों पर, शिला मतलब पत्थरों पर चौड़ा आकार में जब कोई भी लेख लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। शिलालेख चौड़े आकार के पत्थरों पर कुछ भी लिखा जाए उसको शिलालेख कहते हैं। अब क्या होता है, शिलालेख के बाद गुहालेख समझ लेते हैं। गुहा मतलब गुफा, गुफाओं के अंदर जो भी लेख लिखे हुए रहते हैं उसको गुहा लेख कहते हैं। अब देखिए पहले राजा महाराजा क्या करते थे, कोई भी बड़ा काम करेंगे ना, कोई भी पहले के राजा महाराजा कोई भी बड़ा काम करते थे तो ये एक तो ढोलक से ढिंढोरा पिटवाते थे पूरे राज्य में कि ये राजा ने ये नया घोषणा किया ऐसे ऐसे, या कोई बड़ा काम, कोई बड़ा राजा को हरा दिए तो क्या करते थे, पहले तो ढिंढोरा पिटवाते थे और बड़ा सा पत्थर पर अपने राज्य में हर कुछ जगह पर जहाँ जहाँ ये महत्वपूर्ण कार्य हुए और बड़ा सा पत्थर पर सब लिखवाते थे कि ये राजा ने इनको हराया, ये ऐसे किया, ये निर्माण करवाया। जैसे अभी के वर्तमान में आपको बताते हैं, गांव से आप होंगे तो देखे भी होंगे,
नाली गली बनता है ना, नली बनता है या गली बनता है या कोई और भी रोड बनता है, तो रोड बनने के बाद में एक बोर्ड लगाया जाता है। अब वो पत्थरों का भी बोर्ड हो सकता है, टीन का भी बोर्ड होता है, पत्थरों का अधिकतर देखे होंगे। वो बोर्ड पर क्या लिखा जाता है कि ये किसके सौजन्य से बना है, सौजन्य मतलब किसके ये फंड से, किसके द्वारा ये पैसा दिया गया बनाने के लिए, कहाँ से कहाँ तक बना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये रोड बना है, ये इसमें पैसा कितना खर्च हुआ है, कौन कौन है जो इसमें मतलब इस कार्य में लगे हुए थे, मतलब ये सब पूरा डिटेल में वर्णन रहता है। उस पत्थर पर, इतना बड़ा पत्थर पर वर्णन रहता है, तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम, शिलालेख कहते हैं ना, उसको भी हम शिलालेख कह सकते हैं, क्योंकि वो पत्थरों पर लिखा हुआ है। वैसे ही प्राचीन समय में भी राजा क्या करते थे, अपनी बातों को पत्थरों पर लिखवाते थे। उसके बाद गुहा लेख, अब गुफाओं में कौन लिखवाने जाएगा, गुफाओं में राजा भी लिखवाते थे, और पहले के जो आदिवासी जो लोग होते थे वो गुफाओं में भी रहते थे, तो वो क्या करते थे, अपना एक अलग अलग तरह का चित्र बनाते थे। वो आगे बताएंगे कि अलग अलग चित्र का जो मध्य प्रदेश में गुफा मिला हुआ है उसमें भी अलग अलग तरह के चित्र, और भी कई जगह पर मिला हुआ है, ये अलग अलग तरह के चित्र बनाते थे, ऐसे ऐसे चित्र बनाते थे, अलग अलग तरह के चित्र बनाते थे, कुछ कुछ लिखते थे, कुछ पढ़ा गया है कुछ नहीं पढ़ा गया है, तो वो हो गया गुहा लेख। एक स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब खंभा, खंभा पर जब कोई लेख लिखवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। तो ये सब लिखा हुआ था, तो लोगों को वो सब पढ़ने नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि नॉर्मली देखिए अभी जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी का, ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है। अब लिपि का भी मतलब समझा देते हैं आपको, लिपि मतलब क्या होता है, लिपि मतलब लिखने का तरीका, जो लिखने का तरीका को लिपि बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें लिखने का तरीका क्या करना है, तो हिंदी लिखने आ गया हो गया, तरीका इसमें क्या ढूंढना है, नहीं तरीका ढूंढना नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि हिंदी दाहिना साइड से, ये बायां से दाहिना लिखा जाता है, दायां से बायां लिखा जाता है, किधर से किधर लिखा जाता है, बायां तरफ से दाहिना तरफ लिखा जाता है, यानी लेफ्ट से कहाँ, राइट की तरफ लिखा जाता है, ठीक है, पहला नियम हुआ। और ये बाकी ये जो ये लिपि आपको पता है, हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी जो लिखा जाता है किस लिपि के तहत लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है, बायां से दाहिना तरफ लिखा जाएगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये वर्णमाला पर आधारित है, वर्णमाला, अगर वर्णमाला ख ख और अ आपको नहीं आएगा तो ये आप लिपि बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, यानी दूसरा नियम हुआ। और भी इसमें कई तरह के नियम है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्या करना है, कई नियम है ना। अगर ये नियम आपको नहीं पता हो तो क्या ये लिपि लिख सकते हैं आप, और लिखने के तो बात है ठीक ही है, क्या आप पढ़ भी सकते हैं इसको। अब आपको पता नहीं है कि हम दायां से बायां पढ़े या बायां से दायां पढ़े, ये तो पता नहीं, तो पढ़ना ही इधर से चालू कर देंगे, कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। दूसरा बात, आपको ये वर्णों पर आधारित, तो आपको वर्णमाला तो आना चाहिए ना, क ख पता नहीं चलेगा, क ख जिसको नहीं पता है वो पता थोड़ा होता है कि क्या लिखा हुआ है। तो मतलब इस लिपि के लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी ना पढ़ सकते हैं। तो क्या था, अभी तो देवनागरी लिपि है, ये हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, इंग्लिश रोमन में लिखा जाता है। लेकिन पहले क्या बात है कि पहले की जो भाषाएं थी, जैसे सम्राट अशोक की जितने भी लिपि मिलती है, जितने भी लेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं उनके, वो सब ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। तो क्या जो देवनागरी लिपि पढ़ता है, हम हिंदी पढ़ते थे, क्या हम ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। हम क्या जो भी हिंदी जानते हैं, जो इंग्लिश भी जानते हैं, वो भी नहीं पढ़ सकते। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इनके लिखने का तरीका क्या है। ब्राह्मणी लिपि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, दायां से बायां पढ़ा जाता है कि बायां से दायां पढ़ा जाता है, कुछ हमको पता नहीं है। तो क्या हम ब्राह्मणी लिपि पढ़ पाएंगे? सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। सम्राट अशोक का अभिलेख नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया, ये भी अंग्रेजी अधिकारी था, तो सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख है वो तो आगे पढ़ाएंगे। सम्राट अशोक था कौन, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सम्राट था, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो उसके अभिलेखों को इसने पढ़ने में सफलता पाई। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत, ये 3 से लगभग ये 1833 से ये चालू किया, 1833 से 34 से लगभग 34 इसी के आसपास में ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को अध्ययन करना चालू किया। और फाइनली 1838 में ये जो ब्राह्मणी लिपि है और खरोष्ठी दोनों लिपियों को ये बेहतरीन तरीका से पढ़ा। बेहतरीन मतलब एकदम बढ़िया से नहीं, ये इतना पढ़ लिया कि समझ में आ गया कि सम्राट अशोक ने क्या क्या लिखा हुआ है।
यानी कि ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने 1838 में। ब्राह्मणी यानी आपको ऐसे ही पूछा जाएगा सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। यहाँ ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। ये कब पढ़ा? 1838 में पढ़ा गया ये। अब तो यहाँ तक तो हो गया जेम्स प्रिंसेस के बारे में। अब देखिए यहाँ तक जेम्स प्रिंसेस के बारे में हो गया, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा। ये दो मुख्य अधिकारी के बारे में हम लोग पढ़े, विलियम जोन्स, ये अपना साहित्य पढ़ने में बिजी हो गए, और ये क्या पढ़ने में बिजी हो गए? अभिलेख पढ़ने में बिजी हो गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, भारतीय पुरातत्व विभाग क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।